today we are going to discuss about chapter number 9, that is freedom movement and related events. Today our topic is 9.5 Subhash Chandra Bose and Indian National Army, okay, and Muslim League. So let's start. नेताजी सुभाष चंद्र बोस came in the contact with गांधी during the non-cooperation movement. देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के कांटेक्ट में आए थे नॉन-कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान. देखिए ये गांधी जी की जो आइडियोलॉजी से ज्यादा प्रभावित नहीं थे, बल्कि देशबंधु चित्तरंजन दास के आइडियोलॉजी से ये ज्यादा प्रभावित थे. जब गांधी जी ने जो नॉन-कॉपरेशन मूवमेंट है उसको विड्रॉल किया तो काफी ज्यादा दुखी थे सुभाष चंद्र बोस और ये स्वराज्य दल के अंदर शामिल हो गए थे सुभाष चंद्र बोस, ओके, क्योंकि चित्तरंजन दास ने ऑर्गेनाइज किया था तो उसमें ये शामिल हो गए थे. सुभाष चंद्र बोस रिप्रेजेंटेड द यूथ इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड बिलीव्ड इन इट्स इन द आइडियोलॉजी ऑफ टोटल इंडिपेंडेंस. देखिए जो सुभाष चंद्र बोस थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर यूथ को रिप्रेजेंट करते थे और कहीं ना कहीं जो टोटल इंडिपेंडेंस वाली आइडियोलॉजी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की उसको सपोर्ट किया करते थे. ही वाज इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट. देखिए इन्हें 2 बार कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया 1937 के अंदर और 1938 के अंदर. व्हेन ही वाज इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट सेकंड टाइम देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन हिम एंड गांधी जी. देखिए जब इन्हें दूसरी बार कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया तो इनमें और गांधी जी दोनों में कुछ मतभेद हो गया. एंड द कांग्रेस वर्किंग कमिटी ultimately he resigned and formed an organization named Forward Bloc. तो देखिए मतभेद के कारण इनमें और गांधी जी में कुछ मतभेद हुआ और इसके अलावा कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में आपस में कुछ मतभेद हो गया तो इन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया और इन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक. ये इन्होंने बनाया 1939 के अंदर. अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इन्होंने एडवांटेज लिया और ये इंडिया से चले गए, इंडिया से भाग गए और जाने के बाद में ये जापान पहुंचे. जापान पेशावर, मॉस्को और बर्लिन के रास्ते ये जापान में पहुंचे. अब जापान में पहुंचने के बाद में देखिए ये क्या करने लगे. he believed that his plan can be successful in South East Asia and therefore he trained the Indian National Army. देखिए वहां पर ये गए जापान में और इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी वहां पर बनाई और उसके चीफ बन गए. सुभाष चंद्र बोस वाज एसोसिएटेड विद इंडियन इंडिपेंडेंस लीग. इसके अलावा देखिए सुभाष चंद्र बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के साथ भी जुड़े हुए थे. इन हिज वर्क ही गॉट कोऑपरेशन फ्रॉम फेमस रिवॉल्यूशनरी. देखिए इन्हें इनके काम के अंदर एक बहुत ही फेमस क्रांतिकारी रासबिहारी बोस का बहुत ज्यादा सहयोग मिला. In the year 1943, in the capacity of commander of Indian National Army, he formed an interim government. देखिए 1943 के अंदर इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर रहते हुए इन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट बना ली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए इन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट बना ली. कहां पर? सिंगापुर के अंदर. और ओथ ली और शपथ ली कि मैं हमेशा भारत की आजादी के लिए लड़ता रहूंगा. ओके. सुभाष चंद्र बोस स्टार्टेड वॉर ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर. देखिए सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी ने लड़ाई स्टार्ट कर दी इंडिया बर्मा बॉर्डर के ऊपर. In February 1944, Indian National Army launched another attack. देखिए 1944 फरवरी में इंडियन नेशनल आर्मी ने एक अटैक किया और उसमें रामू, कोहिमा, पालेम, टिटिम ये एरिया को ब्रिटिशर्स के कब्जों से आजाद करवा लिया. पहले ही आजाद करा लिया आजादी के पहले, मतलब अगस्त 1947 के पहले. In April 1944, the Indian National Army surrounded Imphal but due to heavy rain, shortage of supplies. देखिए अब इसके अलावा अप्रैल 1944 में जो इंडियन नेशनल आर्मी है ये इम्फाल के सराउंडिंग एरियाज में आ गई, लेकिन तेज वर्षा के कारण और इनके पास कुछ सप्लाई कम होने के कारण इन्हें वहां से विड्रॉल होना पड़ा. Unfortunately, the position of Germany and Japan weakened from May 1944. अब देखिए जर्मनी और जापान की जो पोजीशन है मई 1944 से वीक होने लगी तो इस तरीके से जो पोजीशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी है वो भी वीक होने लगी, है ना. और इसके अलावा इनके पास में कुछ सप्लाईज की शॉर्टेज वगैरह भी होने लगी. अब सुभाष चंद्र बोस ने अपना काफी ज्यादा कोशिश की, काफी अच्छी कोशिश की, लेकिन ये अपने मोरल के अंदर फेल हो गए. ओके. और इसके बाद में फिर बैंकॉक चले गए. इन अगस्त 1945 इन एयर जर्नी, अगस्त 1945 में एक एयर जर्नी कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस और वहां पर उनके जो एरोप्लेन में आग लग गई और इस तरीके से ये आग लगने के कारण इनका एरोप्लेन क्रैश हो गया और उसमें इनकी
मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि इनके एरोप्लेन में आग लगी नहीं थी, बल्कि जानबूझ के उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा की गई। तो ये सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में हमने देखा, इन्होंने किस तरीके से इंडिपेंडेंस के अंदर हमारी मदद की है और किस तरीके से इन्होंने इनका जो जज्बा रहा है देश के प्रति वो हमने देखा। अब हम देखेंगे 9.6 मुस्लिम लीग के बारे में। In the last 25 year of 19th century, the British tried to permanently divide. देखिए, तो 19th century के last 25 years के अंदर ब्रिटिशर्स ने हिंदूज और मुस्लिम को बहुत ज्यादा डिवाइड करने की कोशिश करी, दोनों में आपस में फूट डालने की कोशिश करी, है ना। और उसके लिए ये काफी ज्यादा जो ब्रिटिशर्स बहुत वेल प्लान बनाते थे दोनों के अंदर जो डिवाइडेशन पैदा किया जाए। फॉर दिस दे मेड द यूज ऑफ सर सैयद अहमद खान। देखिए, ये हिंदूज और मुस्लिम में डिवाइड पैदा करने के लिए इन्होंने सर सैयद अहमद खान का इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया ये हम देख रहे हैं। एट द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 सर सैयद अहमद खान वाज इन द ब्रिटिश सर्विस। देखिए, जब 1857 की लड़ाई चल रही थी, मतलब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी, तो सर सैयद अहमद खान जो ब्रिटिशर्स की सर्विस के अंदर थे, ब्रिटिशर्स के लिए काम किया करते थे। ही हैड हेल्प द गवर्नमेंट। देखिए, ये गवर्नमेंट की हेल्प किया करते थे सर सैयद अहमद खान। he convinced the Britishers that Muslim are not anti administration। देखिए, उन्होंने ब्रिटिशर्स को कह रखा था, कन्विंस कर रखा था सर सैयद अहमद खान ने कि जो मुस्लिम हैं वो एंटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब जो ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसके खिलाफ नहीं है, और इसके अलावा 1857 की लड़ाई के लिए भी ये जिम्मेदार नहीं है। सर सैयद अहमद खान वेंट टू इंग्लैंड इन 1869। सर सैयद अहमद खान 1869 में इंग्लैंड में गए थे और वो ब्रिटिशर्स के कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसके बाद में वो इंडिया में आए और 1877 में उन्होंने एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के अंदर इसकी स्थापना करी। द इंटेंशन वाज टू एजुकेट इंडियन मुस्लिम। ये कॉलेज की स्थापना करने का उद्देश्य ये था कि जो इंडियन मुस्लिम हैं उनको वेस्टर्न पैटर्न के ऊपर एजुकेट किया जाए। वेरी सून हिज कॉलेज बिकम अ सेंटर टू इन्फ्लुएंस मुस्लिम बाय इंग्लिश पीपल। देखिए, बहुत जल्द ही ये जो कॉलेज एक सेंटर बन गया कि यहाँ पर जो मुस्लिम पीपल है, मुस्लिम लोग हैं, वो इन्फ्लुएंस होते थे, प्रभावित होते थे। ओके, लेटर हिज कॉलेज वाज कन्वर्टेड इनटू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बाद में इस कॉलेज का नाम बदल के इसको कन्वर्ट कर दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हिज कॉलेज मिस्टर बी एंगेज हिमसेल्फ इन डिस्टेंसिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम द नेशनलिस्ट स्पिरिट। देखिए, जो यहाँ के इस कॉलेज के जो पहले प्रिंसिपल थे मिस्टर बी एंगेज हिमसेल्फ इन डिस्टेंसिंग द स्टूडेंट फ्रॉम नेशनलिस्ट स्पिरिट। देखिए, ये जो मिस्टर बी यहाँ के पहले प्रिंसिपल है, ये क्या काम किया करते थे, जो नेशनल स्पिरिट चल रही है, जो आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही है, तो वहाँ उस आज़ादी की लड़ाई से दूर करने का काम किया करते थे। मतलब यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको इंकरेज किया करते थे कि ये जो आज़ादी की लड़ाई चल रही है इसमें हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, बल्कि हमें एक अच्छे व्यक्ति की तरह पेश आना है, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करना है। तो इस तरीके से ये इंकरेज किया करते थे स्टूडेंट को। इन 1887 एट द टाइम ऑफ कांग्रेस कन्वेंशन सर सैयद अपोज इट। देखिए, 1887 में जो कांग्रेस का कन्वेंशन हुआ था तो सर सैयद ने उसको अपोज किया था एंड ऑर्गेनाइज द मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। और उन्होंने एक अलग से मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करा था। सो आल्सो टू अपोज कांग्रेस ही सेट अप अ पैट्रियोटिक और एसोसिएशन। देखिए, कांग्रेस को अपोज करने के लिए इन्होंने एक अलग एसोसिएशन बनाया था जिसको बोलते हैं पैट्रियोटिक एसोसिएशन। बट ग्रेजुअली द पावर एंड द इम्पैक्ट ऑफ कांग्रेस वेंट ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन क्या हुआ कि जो कांग्रेस का पावर है और कांग्रेस का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा होने लगा है एजुकेटेड मुस्लिम मिडिल क्लास। और जो एजुकेटेड मुस्लिम मिडिल क्लास थी वो पैट्रियोटिक एसोसिएशन के पास में नहीं जा रही थी, बल्कि कहाँ जा रही थी, कांग्रेस के पास जा रही थी, कांग्रेस के अंदर शामिल हो रही थी। दिस बिकेम द कॉज ऑफ वरी फॉर द ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि जब ज्यादातर लोग कांग्रेस में शामिल हो गए तो कांग्रेस में हर वर्ग के लोग हैं, है ना, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग हैं। जब वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे तो एक मुद्दे की तरफ फोकस करेंगे जो कि टोटल इंडिपेंडेंस है। तो इसीलिए ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय था। कांग्रेस चाह रही थी कि रिलीजियस बैकग्राउंड पे या कास्ट के बैकग्राउंड पे या रीजन के बैकग्राउंड पे लोगों को दूर किया जाए, है ना, लोगों में मतभेद रहे, लोग एक प्लेटफॉर्म पे न आए। They started making efforts to keep the Muslim away from Congress। देखिए,
ब्रिटिशर्स यही चाह रहे थे कि जो मुस्लिम है वो कांग्रेस से दूर हो जाए। दे ट्राइड टू एक्सप्लेन द मुस्लिम दैट कांग्रेस इज अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मुस्लिम लोगों को ब्रिटिशर्स क्या कह रहे थे कि कांग्रेस एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, ये हिंदू लोगों का है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, एंड इट इज नॉट एडमिसिबल फॉर मुस्लिम। मुस्लिम के लिए एडमिसिबल नहीं है। इनफैक्ट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वांटेड टू क्रिएट परमानेंट डिफरेंट बिटवीन। देखिए जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उस समय का, वो चाहता था कि हिंदूज और मुस्लिम दोनों के बीच में परमानेंट जो है भेदभाव पैदा हो जाए, है ना, रिलीजियस के आधार पे या इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट किए जाए कि दोनों के बीच में जो मतभेद रहे, भेदभाव रहे। इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द फीलिंग ऑफ कम्युनलिज्म बिकेम स्ट्रांग। देखिए 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो कम्युनलिज्म की फीलिंग वो स्ट्रांग हो गई, है ना। ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा इस चिंगारी को हवा देने में बहुत ज़्यादा इस चिंगारी को हवा दी कि जो कम्युनल फीलिंग है दोनों में स्ट्रांग हो। वन सेक्शन ऑफ द मुस्लिम स्टार्टेड फीलिंग कांग्रेस टू बी एंटी मुस्लिम। अब देखिए एक सेक्शन जो मुस्लिम लोगों का था वो ये मानता था कि जो ये कांग्रेस है ये एंटी मुस्लिम है, और एक सेक्शन कांग्रेस को ज्वाइन करता था। द ब्रिटिश रूलर आल्सो व्यूड द कांग्रेस मूवमेंट एज एंटी ब्रिटिश। इसके अलावा ब्रिटिशर्स भी जो कांग्रेस की मूवमेंट है उसको एंटी ब्रिटिश मानते थे। देयरफॉर दे वांटेड टू प्रमोट एन एंटी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब ये चाह रहा है ब्रिटिशर्स के कि एंटी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो कांग्रेस से क्या करे, कहीं ना कहीं कंपटीशन करे। लुकिंग टू द इंडिकेशंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर, अ डेलीगेशन ऑफ मुस्लिम अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान मेड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब देखिए ये सब चीजों को देखने के लिए एक मुस्लिम डेलीगेशन है मिस्टर आगा खान की लीडरशिप के अंदर वाइसरॉय ऑफ इंडिया के उस समय 1906 के अंदर लॉर्ड मिंटो उनसे जाके मिलाएंगे, ओके, एंड पुट फॉर सर्टेन डिमांड्स टू अ मेमोरेंडम। और इन्होंने अपने मेमोरेंडम के थ्रू कुछ डिमांड्स रखी ब्रिटिशर्स के सामने। देखिए वो क्या डिमांड थी, अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। मुस्लिम में उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम हो, मोर सीट फॉर द मुस्लिम इन द लेजिस्लेचर। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर मुस्लिम्स की सीट ज्यादा हो। रिलैक्सेशन इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज में इनको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। और इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज बनाई जाए जो मुस्लिम्स के लिए हो, अपॉइंटेड मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, वहां पर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाए। अल्टीमेटली लॉर्ड मिंटो बिकम द प्रमोटर ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म। तो देखिए इस तरीके से जो लॉर्ड मिंटो है वो मुस्लिम कम्युनलिज्म का प्रमोटर बन गए। विद द पैट्रोनेज ऑफ द स्ट्रेंज मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड। तो इस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 13 दिसंबर 1906 को। एंड इन द लखनऊ कन्वेंशन 1907 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लीग वाज मेड एप्लीकेबल। और इसके अलावा लखनऊ कन्वेंशन में 1907 में जो हुआ था मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। अब देखिए जो मुस्लिम लीग बनने के मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू अराउज अ सेंस ऑफ डिवोशन टुवर्ड्स द ब्रिटिश राज। जो मुस्लिम लोग हैं उनके बीच में ब्रिटिश राज जो है उसके प्रति डिवोशंस की भावना पैदा की जाए। टू पुट फॉरवर्ड डिमांड बिफोर द ब्रिटिशर्स फॉर द पॉलिटिकल राइट इन इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम। जो मुस्लिम्स का इंटरेस्ट है और जो पॉलिटिकल राइट उनको मिलना चाहिए वो सारी की सारी डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने रखी जाए। विदाउट जियोपार्टिसाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ लीग, कीप गुड रिलेशन विद अदर कम्युनिटी। इसके अलावा जो दूसरी कम्युनिटी है उसके साथ में भी अच्छे संबंध रखे जाएं। फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग इट इज क्लियर दैट इज अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये मुस्लिम लीग का जो ऑब्जेक्टिव था इसी बात से ये क्लियर हो चुका था कि ये कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है। और तो बहुत से जो नेशनलिस्ट मुस्लिम है उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया, मुस्लिम लीग को सपोर्ट नहीं किया, वो कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे और कहा कि जो मुस्लिम लीग है वो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हमें सपोर्ट नहीं करना है। ओके, आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। इसके कुछ एक या दो पैराग्राफ देखेंगे हम, इसके बाद का कल देखेंगे। द मिंटो मॉरले रिफॉर्म्स ऑफ 1909 वेयर द बिगिनिंग ऑफ कम्युनल इलेक्शंस ऑफ कम्युनल सिस्टम। देखिए जो मिंटो मॉरले रिफॉर्म हुआ 1909 के अंदर, तो यहाँ से कम्युनल सिस्टम या कम्युनल इलेक्शंस की जो है शुरुआत हो गई। फॉर द मुस्लिम वोटर द सेपरेट इलेक्शन सिस्टम वाज मेड। मुस्लिम्स के लिए अलग से इलेक्शन सिस्टम्स बनाया गया। Between 1912 to 24 there was an influence of nationalist Muslims on the Muslim League। देखिए 1912 और 1924 के बीच में जो मुस्लिम लीग का इन्फ्लुएंस कुछ
मुस्लिम नौजवानों के ऊपर ज़्यादा हुआ। नेशनलिस्ट मुस्लिम लाइक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान एंड मोहम्मद अली जिन्ना were on the heels of affairs of the Muslim League. Because of this, the Congress in its Lucknow Convention of 1916 accepted the communal elections. अब देखें जब जो इस तरीके से कम्युनल इलेक्शंस की शुरुआत हो चुकी थी तो 1916 के अंदर जो कांग्रेस है उन्होंने भी अपने लखनऊ कन्वेंशन के अंदर कम्युनल इलेक्शन सिस्टम्स को एक्सेप्ट किया और वहां से अपना मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव खड़ा किया। थस द कांग्रेस आल्सो अल्टीमेटली गिव इंपॉर्टेंस टू कम्युनल पॉलिटिक्स। इस तरीके से कांग्रेस में भी कम्युनल पॉलिटिक्स आ चुकी थी। दिस gave the nationalist movement a different direction which had Parisian repressions and ultimately became the cause for the partition। तो देखिए इस तरीके से नेशनल मूवमेंट को इसने एक अलग ही मोड़ दिया और बाद में आगे जाके ये सब चीजें पार्टीशन का कारण बनी। With the suspension of non-cooperation movement, the basic of communal harmony came to an end। देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी सस्पेंड हो चुकी थी, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था। तो इस तरीके से लोगों के अंदर एक कम्युनल फीलिंग और ज्यादा आने लगी। कम्युनल राइट्स, बहुत सारी कम्युनल राइट्स हुई, सांप्रदायिक दंगे हुए 1922 से लगाकर 1927 के बीच में। हिंदू महासभा ऑर्गेनाइज मूवमेंट फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड प्यूरिफिकेशन। देखिए हिंदू महासभा ने बहुत सारी मूवमेंट लॉन्च की नेशनल डेवलपमेंट के लिए या प्यूरिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट करी जैसे कि जंजीर और तबलीग, जिसके कारण लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके। लीडर्स लाइक लाला लजपत राय एंड मदन मोहन मालवीय वर एसोसिएटेड विद हिंदू महासभा। ये दोनों हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, लाला लजपत राय और मदन मोहन मालवीय। इन द मीन टाइम अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर केशव राव बालीराम हेगडेवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाज एस्टेब्लिश। देखिए इसी दौरान जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, जो कि इनकी लीडरशिप में डॉक्टर केशव राव बालीराम हेगडेवर की लीडरशिप में। इन मार्च 1927 लीडर ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग assembled to ponder over the issues of Hindu Muslim। देखिए 1927 के अंदर कांग्रेस के कुछ लीडर और मुस्लिम लीग के कुछ लीडर आपस में बैठे और उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेके कुछ बात की, मीटिंग्स ली कि जो हिंदू मुस्लिम है ये यूनिटी कायम रहना चाहिए। इन द मीटिंग देयर वर डिफरेंट बिटवीन द मेंबर ऑफ लीग एंड द लीग लीडर जिन्ना वेंट टू लंदन। आफ्टर सम टाइम after the death of senior leader of Muslim League, Jinnah returned to India and took over as a leader of Muslim League। अब देखें जो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो कुछ समय के लिए लंदन गए। लंदन से जब वो रिटर्न आए तो जो मेन लीडर्स थे मुस्लिम लीग के उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना को वहां पर प्रेसिडेंट बना दिया गया इसका। ओके, इनको लीडर बना दिया गया मुस्लिम लीग का। The publication of Nehru report in 1928 was termed as a report that serves the Hindu interest। अब देखिए जो पब्लिकेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट थी 1928 की, तो ये रिपोर्ट को कुछ इस तरीके से देखा जा रहा था कि ये हिंदू लोगों को सपोर्ट करने वाली है। जिन्ना ने इसको ऐसा बताया था कि ये जो रिपोर्ट है ये हिंदुओं को सपोर्ट करने वाली, मुस्लिम को सपोर्ट करने वाली नहीं है। तो कांग्रेस इनवाइटेड कम्युनल मुस्लिम लीडर्स फॉर टॉक। तो देखिए कांग्रेस ने जो कम्युनल मुस्लिम लीडर है उनको टॉकिंग के लिए बुलाया कि आप ये क्या आराम से नाम कह रहे हो, जरा इस चीज को समझी जाए। तो इसके लिए मुस्लिम लीडर्स को बुलाया गया। द नेशनल मुस्लिम लीडर्स, द हिंदू एंड द मुस्लिम अपोज द ब्रिटिश फ्रॉम अ कॉमन प्लेटफॉर्म। अब देखिए यहाँ पर ये बात कही गई कि जो हिंदूज और मुस्लिम हैं दोनों को मिलके और हमें ब्रिटिशर्स को अपोज करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा जो मेन उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंस। ओके, at the time of boycott and civil disobedience movement, but in the round table conferences against the communal leader fought for the interest of their community। देखिए यदि हम बात करें बॉयकॉट मूवमेंट की या सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की, तो यहाँ पर जो हिंदूज और मुस्लिम हैं ये दोनों साथ में मिलके इन्होंने ब्रिटिशर्स को अपोज किया, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को अपोज किया। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जो हिंदूज और मुस्लिम दोनों के जो लीडर्स थे वो अपनी अपनी कम्युनिटी की बात करने लगे, अपनी अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट की बात करने लगे। अब यहाँ से जो दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है या जो कॉमन क्राइटेरिया ये दूर होने लगा।
On 16th August 1932, the British Prime Minister MacDonald called the communal panchayat published with the harm the Hindu-Muslim unity. देखिए जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है मैकडोनल्ड, उन्होंने 16 अगस्त 1932 को एक कम्युनल पंचायत बनाई ताकि हिंदूज और मुस्लिम की यूनिटी को और ज्यादा हार्म किया जा सके। इन दिस पंचायत अलॉन्ग विद मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट वाज प्रोवाइडेड फॉर सिख। देखिए इस पंचायत के अंदर उन्होंने जिस तरीके से मुस्लिम लोगों को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, उसी तरीके से उन्होंने सिख और इंडियन क्रिश्चियन और जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको भी अलग से जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम प्रोवाइड किया। एंड थस एक्सपांडिंग द कम्युनल बेस फर्दर, तो इस तरीके से कम्युनल बेस तैयार कर दिया है। बिटवीन 1930 and 1937 द रिलेशन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग लीडर कंटिन्यू टू बी ए कॉर्डियल वेरिंग अ फ्यू इश्यूज। अब देखो 1930 से 1937 के बीच कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो लीडर थे, इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातों को लेके मतभेद था। इन द इलेक्शंस ऑफ 1937 कांग्रेस गॉट सक्सेस। देखिए 1937 की इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस को बहुत ज्यादा सक्सेस मिली और जो मुस्लिम लीग है वो बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर फेल हुई। अब देखें द रिलेशन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, इस तरीके से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो संबंध है वो और ज्यादा कड़वे हो गए। ओके, द वर्किंग कमेटी ऑफ मुस्लिम लीग इन इट्स मीटिंग ऑफ 20 मार्च 1938 allied that Congress is doing injustice and injustice to Muslim। देखिए मुस्लिम लीग की जो एक वर्किंग कमेटी है, उन्होंने अपनी 20 मार्च 1938 की मीटिंग में कहा कि जो कांग्रेस कर रही है वो एंटी मुस्लिम वर्क कर रही है। कांग्रेस वाज हेल्पलेस बिफोर द ऑस्ट्रेलियन एटीट्यूड्स ऑफ जिन्ना। अब देखिए कांग्रेस क्या कर सकती थी, जब जिन्ना का इस तरीके का रवैया था, वो बिल्कुल कम्युनल बात कर रहे थे, तो कांग्रेस वहां पर हेल्पलेस थी। Later on, the Muslim League claimed that Muslims are not a community but a nation and they have right to self decision। देखिए बाद में फिर यही जो मुस्लिम लीग है, इन्होंने कहा कि तो ये मुस्लिम है, ये कम्युनिटी नहीं है बल्कि एक नेशन है और अपने डिसीजन ये खुद ले सकता है, सेल्फ डिसीजन हो सकता है। बाद में जाके इसी मुस्लिम लीग ने जो एक नया नेशन होना चाहिए पाकिस्तान, उसकी डिमांड की थी। On September 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। लेकिन सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट टेकिंग द कांग्रेस कैबिनेट मेंबर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने कांग्रेस के जो कैबिनेट मेंबर्स थे उनसे बिल्कुल नहीं पूछा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इंडिया को झोंक दिया। तो कांग्रेस वांटेड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फर्स्ट मेक क्लियर ऑब्जेक्टिव। देखिए कांग्रेस ये चाहती थी कि जो ब्रिटिशर्स है वो पहले क्लियर ऑब्जेक्टिव बताए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का उद्देश्य क्या है, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी। व्हेन द ब्रिटिश डिड नॉट क्लेरिफाई, देखिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कुछ क्लेरिफाई नहीं किया। द कांग्रेस कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द 8 रिजाइन। इस तरीके से जो कैबिनेट के मेंबर थे कांग्रेस के, वहां पे 8 लोगों ने रिजाइन दे दिया क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्लियर नहीं किया था कि क्यों इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंका गया। जिन्ना वाज हैप्पी विद दिस इंसिडेंट। जिन्ना जो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के लीडर है, वो काफी ज्यादा इससे खुश हुए। और द कॉल ऑफ गिवन बाय जिन्ना मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्ड ऑन 22 दिसंबर 1939 एज ए लिबरेशन डे। तो देखिए जिन्ना ने कहा कि 22 दिसंबर 1939 का दिन हम लिबरेशन डे के तौर पे मनाएंगे। आगे हम देखेंगे डिमांड फॉर पाकिस्तान बाय लीग। किस तरीके से जो पाकिस्तान की डिमांड की लीग ने मतलब मुस्लिम लीग ने। द आइडिया ऑफ सेपरेट नेशन पाकिस्तान डिड नॉट अकर टू मुस्लिम लीडर्स एब्रप्टली। देखिए एकदम से आइडिया नहीं आया था पाकिस्तान का जो मुस्लिम लीडर है उनको, बल्कि ग्रेजुअली डेवलप इन देयर माइंड, धीरे धीरे उनके माइंड के अंदर डेवलप हुआ। कैसे हुआ ये हम देखते हैं। इन द अलाहाबाद कन्वेंशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930 डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वोटेड द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। देखिए जो इलाहाबाद कन्वेंशन हुआ था मुस्लिम लीग का 1930 में, वहां पर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने जो है कि इस तरीके से नया देश होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए, उसका आइडिया दिया था। द आइडिया ऑफ सेपरेट नेशन ऑफ पाकिस्तान वाज ड्यू टू फीलिंग फॉर द ऑल मुस्लिम्स। देखिए ये जो आइडिया आया था पाकिस्तान का, ये सभी जो मुस्लिम्स थे उनकी फीलिंग्स के तौर पे आया था। Okay, according to the English Encyclopedia, the idea of Pakistan was a brainchild। देखिए इंग्लिश साइक्लोपीडिया की अगर हम बात माने तो जो पाकिस्तान का आइडिया था ये एक पंजाबी मुस्लिम थे रहमत अली, उनके दिमाग की उपज थी। ओके, अर्लियर a nationalist Mr. Jinnah ultimately became communal and in October 1938 he demanded two nations। तो देखिए इस तरीके से जो मिस्टर जिन्ना है पहले एक नेशनलिस्ट थे वो,
लेकिन बाद में बिल्कुल कम्युनल होगा। और अक्टूबर 1938 के अंदर उन्होंने एक नए नेशन की डिमांड की, पाकिस्तान की। इन 1941 द मुस्लिम लीग इन इट्स मसरात कन्वेंशन मेड फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान एज इट्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इसके बाद 1941 के अंदर जो मुस्लिम लीग है उनका मद्रास कन्वेंशन हुआ। मद्रास के अंदर जो कन्वेंशन हुआ तो उन्होंने कहा कि अब हमें एक नया देश लेना है, उसके लिए उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स तैयार कर रखे थे। इन 1942 द क्रिप्स मिशन बाय सपोर्टिंग द क्लेम ऑफ पाकिस्तान एडेड फ्यूल टू द फायर। 1942 में जो क्रिप्स मिशन था उन्होंने इस पाकिस्तान के जो क्लेम है उसको स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके से ईंधन के अंदर और ज्यादा आग डालने का काम किया, या आग में और ज्यादा ईंधन डालने का काम किया इन्होंने। ओके, thus the Congress had to try to end enmity on the issue of partition of Bengal, partition of India। तो इस तरीके से देखें जो कांग्रेस है वो ट्राई कर रही थी, अपना बेस्ट कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से जो ये आइडिया है ये खत्म हो जाए। जो पार्टीशन ऑफ इंडिया का जो आइडिया है इस इश्यूज को बैठ के सॉल्व कर लेना चाहिए, ये इश्यूज खत्म होना चाहिए। पार्टीशन जैसी चीजें यदि होगी तो इससे बहुत ज्यादा कम्युनल हिंसा वगैरह बढ़ेगी। तो देखिए अब पार्टीशन ऑफ इंडिया और क्रिप्स मिशन यह हम हमारे कल के लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।